सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हम ये देख रहे हैं कि हवाओं में भक्ति और शक्ति का रंग घुला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। आसपास से जो है ना, घंट घड़ियाल की जब धुन आती है, उसके साथ साथ धूप दीप इन सब की जब खुशबू आती है जी, तो मन अपने आप में जैसे लगता है कि कुछ ऐसे ऐसे विचार अपने आप उमड़ने लगते हैं, जिसको सात्विक विचार। हाँ, सात्विक विचार, यानी कि कहीं ऐसे लगता है कहीं निराशा हो, वो अपने आप दूर भाग रही है। कहीं से किसी के मन में बुराई का भाव तो आता ही नहीं है। ये तो नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो गया, या यूं कहें जैसे सफाई हुई ना शुरू, तो तब से सब ये सब साफ हो गया। दिमाग भी थोड़ा साफ हो गया। बिल्कुल, हो भी गया, करना भी चाहिए। और सभी अपनी सेहत भी बना रहे हैं उपवास करके। और आज का दिन जो है वो हम सब साथ ही जानते हैं, नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्र घंटा की महिमा गाने का दिन है जी। कहते हैं माँ चंद्र घंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र है, इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। बिल्कुल। और ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मविश्वास और साहस पाने के लिए भी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। भय से हमें मुक्ति मिलती है। और इस दिन चंद्रघंटा की पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि लोग निर्भय हो सके। तो और बड़ी अच्छी बात यह है कि व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और उसी के साथ साथ इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता भी आती है। तो एक तरफ पराक्रम हो और विनम्रता हो तो कितना सुंदर ये संयोग है। बिल्कुल। तो, और विनम्रता की तो फिलहाल बहुत जरूरत भी है लोगों को। और फिलहाल किसी और चीज की भी जरूरत है। गीत सुनते हैं। हर भूले राही को
बुआ जी, गीत हमने सुन लिया और मन पूरा भक्ति में रम गया गीत सुनते सुनते, और हम भूल ही गए कि आज हमने विषय नहीं बताया। नहीं, विषय तो अब बताना है। देखो, पहले ऐसा है कि पहले आराधना कर लो ना, तो सारा काम बड़ा अच्छे ढंग से शुरू होता है। और आज तो बहुत सारी चीजों को याद करने का दिन है, जैसे कि आंवला में क्या क्या है ये याद कर लिया जाए, और एक बार फिर से कमर कस ली जाए कि इसको खाना है रोज, है ना। हाँ, वैसे गुणों से भरपूर होता है, लेकिन इसका जो स्वाद होता है ना, वो कई लोगों को पसंद नहीं आता। इसके लिए इसके गुणों से हम वंचित रह जाते हैं, लेकिन स्वाद की तरफ ध्यान नहीं देना। तो इसीलिए तो आज हम गुणों की बात करेंगे। इतने ढेर सारे गुण बताएंगे कि पूछो मत। और हमारा ये जो पूरा फेसबुक पर जो हमारे साथी भेजते हैं ना, भर गया है पूरा, आंवला इतना ज्यादा आ गया है। लेकिन एक बात तो है कि जैसे कि खाने के बाद इसको अमृत फल भी कहते हैं, हमारे साथी जानते ही हैं कि खाने के बाद जो कसैलापन है वो खत्म हो जाता है और एक अलग तरह की मिठास आ जाती है। हाँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आती है ना, थोड़ी देर बाद आती है, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, तो करेंगे हम लोग। हाँ, और प्रतीक्षा आपको इस चीज के लिए भी करनी है कि चीज वही रूप नया। अब कौन सी चीज है, तो बहुत सारे श्रोता है तो थोड़े से असमंजस में है कि भाई कौन सी चीज को आप नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बता दिया है कि आजकल बड़े वाले लंबे वाले हाफ पैंट जो लंबे वाले चल रहे हैं, तो हमने फुल पैंट को दर्जी को देकर छोटा करवा लिया है। तो हमारे श्रोता बिल्कुल निश्चिंत रहो, उन्हें पता है कि क्या करना है। कपड़ों को समझ गए, कपड़ों को और भी बहुत सारी चीजों से अगर घर को सजाना है वो भी इन लोगों ने बताया है। और जब इतना सुंदर घर सज जाएगा तो फिर झूम उठेंगे, नाचने लगेंगे हम लोग। और नवरात्रि में तो नाचना तो बनता ही है। तो गीत मंजरी के अंतर्गत नृत्य विषय पर हम बात करेंगे और गाने भी सुनेंगे। फिलहाल बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की, जो कि आज है। और हमारे साथी ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 से हो सकती है। उस दिन पेरिस के ट्रोकैडेरो में 1 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए और 48 में पेरिस के इसी शहर में अतिशय गरीबी, हिंसा और भुखमरी की वकालत को सार्वभौम में मानवाधिकारों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। निर्णय लिया गया कि गरीबी मानव अधिकार का उल्लंघन है। इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आने की आवश्यकता की पुष्टि की गई। तब से सभी पृष्ठभूमि के लोग आगे आए और अपने अवशेषों को नवीनीकृत करने गरीबों के साथ अपनी एकजुटता के लिए 17 अक्टूबर को यहाँ एकत्र हुए। दुनिया में कोई गरीब न हो, उसे समान अधिकार मिले, यही दुआ है, इन्होंने लिखा। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने इस विषय पर काफी कुछ जानकारी हमें लिखी है। और गरीबी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति होती है जब मनुष्य आय और अन्य उत्पादक जो संसाधन होते हैं उनके अभाव में अपनी आजीविका सुनिश्चित नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो इस स्थिति को हम गरीबी की स्थिति कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 दिसंबर 1992 को हर साल 17 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाए, ये घोषणा उस दिन की गई थी। और जैसे तुमने बताया, ये बात बिल्कुल सही है। अलग अलग तरह के विकास कार्य किए जाते हैं, योजनाएं जो हैं उन्हें जारी किया जाता है, यानी एक बार फिर से इन सब चीजों पर मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल। तो इस दिवस को मनाने का लक्ष्य यही है कि सभी के लिए सम्मान पूर्वक जीने की परिस्थितियां निर्मित की जाए और गरीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। और अब इस वर्ष की थीम बहुत जबरदस्त थीम है। जिसको कहते हैं ना कि सम्मानजनक काम हो, सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। हम बात करते हैं लेकिन व्यवहार में क्या ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। एक तरीके से है, इसको अंग्रेजी में क्या इस पूरी थीम को कहते हैं, बता दो। बिल्कुल बता देती हूँ। डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। यानी इसका अगर हिंदी में अर्थ करते हैं, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान और व्यवहार में लाना, ये इस वर्ष की थीम है। तो भाई देखो, लक्ष्य तो यही है कि सम्मानपूर्वक जीने की जो परिस्थितियां हैं वो सबके लिए हों। ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसा है वो बिल्कुल सम्मानजनक स्थिति जीते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पैसा नहीं है, अभाव है, वहाँ उनका अनादर हो जाता है या कहीं ना कहीं। तो समाज में ये समरूपता बनी रहे, ये लक्ष्य है और पूरी तरह से समाप्त किया जा सके, ये उद्देश्य है। बिल्कुल। और अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये समानता बहुत जरूरी हो जाती है बुआ जी। अगर एक तरफ बहुत गरीबी होगी और बहुत अमीरी होगी तो असंतोष की भावना आती है और उससे फिर क्राइम जो है वो भी बढ़ जाता है। क्राइम बढ़ता है और मन में जो कुंठा होती है और ये लगता है कि अगर पैसा होता तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते थे। सिर्फ पैसा नहीं है तो फिर मतलब ये सोच के ही जान चली जाती है, कहना चाहिए कि जीने की इच्छा नहीं रह जाती है। तो जीते हुए भी इंसान जो है वो मृत प्राय ही रहता है ना, कहना चाहिए। तो अब अगर हम सशक्त बनना चाहते हैं तो आंवला भी उसके लिए बहुत उपयोगी चीज है। तो यदि सर्द मौसम की शुरुआत तो बुआ हो ही चुकी है और साथ ही आंवला भी बाजार में अब दिखाई देने लगा है। हमारी पोस्ट में भी बहुत दिख रहा है, हम तो बता दो रहे, बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ, तो अब
अब हमें करना क्या है कि पहले तो इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं, कैसा दिखता है। इसके जो फल होते हैं चिकने और गूदेदार होते हैं और खाने में ये फल जो है वो कसाए होते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की। बिल्कुल, अमृता, अमृत फल, आमल की पंचरसा नाम से जाना जाता है। इसके वृक्ष जो हमारे देश की जो जलवायु है इसके लिए बहुत उपयोगी है, तो सब जगह मिलता है, जंगल में, खेत में, बगीचे में, आंगन में, बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं इसको। हाँ, और ऐसा माना जाता है कि वाराणसी का जो आंवला होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है और कार्तिक मास में ये फलता है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो हरित की ये भी एक औषधि है और आंवला, ये दो सर्वोत्कृष्ट औषधियां मानी गई हैं। इसीलिए तो प्राचीन ग्रंथ में भी कहा गया कि आंवला जो है वो शारीरिक अवनति को रोकने वाला है और इसमें शिव यानी कल्याणकारी तत्व है और वयस्था यानी अवस्था को बनाए रखने वाला है, धात्री यानी माता के समान रक्षा करने वाला है। तो एक तरीके से अपने आप में संपूर्ण रूप से पूरी तरह हमारे लिए अच्छा है। हाँ, यानी कि गुणों से पूरा भरा हुआ है। और इसके फल जो होते हैं वो पकने से पहले ही उपयोग में लाए जाते हैं। ये इसकी खास बात है। हाँ, पक जाते हैं तो वो पीले हो जाते हैं, उससे पहले ही जब थोड़े हरे हरे होते हैं ना, उसी समय इन्हें उपयोग में लाया जाता है। और ये रक्त शोधक और मूत्रल बताए गए हैं। इसके सेवन से अतिसार, शरीर में जलन, अम्ल पित्त, रक्त पित्त में ये फायदेमंद होता है और आयु को बढ़ाने वाला है। लगभग यही सारी बातें हमारे साथियों ने भी लिखी है कि विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। पेट खराब रहता है तो आंवले का सेवन आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होता है। और ये भी लिखा है कि आयुर्वेद में शरीर को कफ, वात और पित्त 3 रोगों का ग्रसित माना गया है। आंवला ही अकेला ऐसा फल है जो इन तीनों रोगों के इलाज में बेहद फायदेमंद है। आंवले के सेवन से हृदय को मजबूती मिलती है और यह त्वचा और बालों के लिए भी खास गुणकारी होता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और हड्डियों के लिए बेहद लाभप्रद माना जाता है। मोटापा दूर करने के साथ आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार होता है। इसके अलावा पेट के रोग दूर करने के साथ ही इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जिससे सर्दी जुकाम पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका सेवन हर मौसम में फायदेमंद होता है। और अभी फिलहाल बुआ जी हमारे लिए जो चीज फायदेमंद है वो है कि हमें इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बिल्कुल, ले लेते हैं। ब्रेक पूरा हो चुका है। देखिए हम फिर आ गए हैं बुआ जी और बहुत सारी और भी बातें हैं हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है आंवला के बारे में, है ना। तो बताते हैं कि आंवला, ये हमारे श्रोता ने लिखी हुई बात है। आंवला कैल्शियम से भरपूर है, बहुत सिंपल रेसिपी है। अरे रेसिपी भी लिख करके भेजी है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले बता दो, फिर उसका एक गीत सुनेंगे। अच्छा। हाँ, ये विधि बता दो, बड़ी अच्छी सी है। अच्छा, इसके लिए सामग्री इस प्रकार है। 1 किलो आंवला चाहिए, 1.5 किलो शक्कर चाहिए, कुछ केसर, इलायची पाउडर, ये स्वेच्छा से अगर आपकी इच्छा हो तो लीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए शक्कर में डालने के लिए। आंवले अगर 5-6 दिन प्लास्टिक की थैली में भरकर फ्रीजर में रख कर बना रहे हैं तो उन्हें 5-6 दिन बाद निकालकर हथेली पर रखकर दबाकर सारा पानी निकाल लें। फिर चाहे तो छिलके निकालकर चाशनी में डालें। दोनों रेसिपी अलग अलग। दूसरी इस प्रकार है। एक तपेले में पानी उबलने दें, आंवला धोकर पानी उबलने पर डालकर ढक दें, 3-4 उबाल आने पर उतार दें। ठंडा होने पर वैसे ही होने दें। अब कांटे से गोद लें सभी आंवला, शक्कर में पानी डालें, उबलने के लिए रखें, आंवला भी डालें, हिलाते रहें वरना शक्कर जल जाने का डर रहता है। हाँ। और 1 तार की चाशनी बना ले, तब तक उबलने दें। केसर, इलायची पाउडर स्वेच्छा से डालकर चलाएं। ठंडा होने पर बोतल में भर ले, खाएं और खिलाएं। अगर चाशनी बच जाए तो आंवले निचोड़ा हुआ पानी डालकर शरबत भी बना सकते हैं। क्या बात है। तो भाई इस तरीके का उपयोग, हाँ, उपयोग तो इसका यही तो खूबी है कि बालों के लिए भी अच्छा है, त्वचा के लिए भी अच्छा है, सभी चीज के लिए अच्छा, आंख के लिए अच्छा है। और इसका जो विटामिन सी होता है वो पकने के बाद नष्ट नहीं होता, ये बड़ी इसकी खूबी है। पकाने के बाद भी हाँ, बिल्कुल, पका दिया तो भी नष्ट नहीं होता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन
उसके पहले एक अच्छा गीत सुन लेते हैं। हाँ पतंग फिल्म का गाना हमने सुनाई है। हाँ, लेकिन हमारे साथी ने लिखा कि पतंग की तरह उड़ने लगता है ये गीत सुनकर। ये वाकई सच में ऐसे ही दिल झूम उठता है इस गीत को सुनकर, मन बिल्कुल लगता है कि क्या बात है। अब देखिए, हम आंवले की बात कर रहे थे, इसमें और क्या क्या चीजें होती है ये भी हमें हमारे श्रोताओं ने ही बता दिया है। बहुत सारी चीजें जी। आंवले में मौजूद जो पोषक तत्व है, 100 ग्राम आंवला अगर है तो उसमें 46% विटामिन सी होता है। इसके अलावा आंवले में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन ए, विटामिन B6, थायमीन, मैग्नीज, पोटेशियम, कॉपर और फास्फोरस, ये सब चीजें होती है। और लिखते हैं कि आंवले का यूज करने से बाल काले और मजबूत होते हैं, इससे बालों के झड़ने की समस्या भी नहीं होती। दरअसल आंवले में वही पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत बालों को होती है, इसलिए आंवले का इस्तेमाल करने से कुछ ही महीनों में बाल काले हो जाते हैं। तो भाई ये सारी जो बातें हैं जो हम लोगों ने बताई, जो हमारे साथियों ने बताई, ये एक हमारे खास श्रोता हैं उनके लिए है। और भी बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जो तुमने शुरू में कहा था कि बुआ जी आप आंवले के फायदे बता रहे हो, लेकिन मुझे आंवला बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसको खाने के बाद जब पानी पीते हैं तो पानी का स्वाद ही मीठा मीठा सा हो जाता है। तो इसके साथ मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। भले ही आंवले सेवन से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन मुझे तो ये आंवला पसंद नहीं है। अच्छा, देखो ये खुद ही कह रहे हैं कि पानी मीठा मीठा हो जाता है, तो कितनी अच्छी बात है, बिना शक्कर के मतलब पानी मीठा मीठा हो जाए और पूरे मुंह में जैसे मिठास से घुल जाती है। तो थोड़ा उसे याद कीजिए। और इसकी जो अब तो बड़ी अच्छी बात है कि जो प्रतापगढ़ जो है एक जगह है, वहां पर बहुत ज्यादा होता है जी, वाराणसी के पास है। हाँ, और बुआ जी अगर तो बर्फ भी वहां मिलती है।
अच्छा, इसकी बर्फी मिलती है, लड्डू भी बना देते हैं उसी का, बहुत स्वादिष्ट होता है। और हमारी साथी ने लिखा है कल आंधी आई तो खूब गिर गया, तो थोड़ा सा अचार डालेंगे, थोड़ा सा मीठा बनाएंगे और थोड़ा आसपास में बांट दें। बिल्कुल बांटना ही पड़ेगा, एक पेड़ पर इतने आंवले आते हैं ना बुआ जी, जैसे जितनी पत्तियां होती है लगता है उतने आंवले है ना। हाँ, तो घर में तो उन्हें खपाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो आस पड़ोस में बांट दीजिए, थोड़ी उनकी भी सेहत अच्छी हो जाएगी। और इसका हलवा भी बनाया जाता है और बस साल भर के लिए इसे स्टोर कर ले, सुखाया भी जाता है इसे बुआ जी। बिल्कुल, हम तो सुखा के उसको उसमें नमक और अजवाइन डाल दीजिए आप मिला के पानी में, उसकी कैंडी बना लीजिए। तो एक तो ये बात है कि आप खाने के बाद उसे मतलब उसका सेवन कर लें तो पाचन के लिए बहुत अच्छा है। इसके संग संग अगर कद्दूकस करके आपने रखा हुआ है सुखा के, तो आप बाकी जैसे छोले आदि जो काला करना होता है ना चीजों को, उनमें आप बाकी कुछ डालने से अच्छा है कि इसकी खटाई डालें, तो स्वाद भी अच्छा आता है और रंग भी आ जाता है। हाँ, और सूखे हुए आंवले को अगर पानी में भिगोकर उससे आंखें धोई जाए तो आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। और जैसे कहीं हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सब्जियों की थोड़ी कमी होती है, तो उस समय अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है। यानी सब्जी अगर आप नहीं भी तो भी वो सूखे हुए आंवले का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी, अरे उसके संग संग तो उसके नीचे पेड़ के नीचे बैठ के खाने का पकाने का विधान है। और खासतौर से अक्षय नवमी के दिन बहुत सारी जगहों पर इसका विधान है कि लोग जाते हैं बागीचे में और आंवले के पेड़ के नीचे ही पूरा खाना बनाते हैं और वहीं पूरे दिन रहते हैं। हाँ, इसीलिए इसके लिए एक खास दिन, एक आंवला नवमी करके एक त्योहार, अक्षय नवमी भी कहते हैं उसको। तो उस दिन हम इसके पेड़ की पूजा करते हैं। देखिए हमारी संस्कृति तो देखिए हमने उन सारी चीजों को सहेजना सीखा है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो पूजा करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, याद करेंगे। जब ऐसी आंवला नवमी आएगी तो जाहिर है फिर ढूंढेंगे कि कहाँ पेड़ है, नहीं मिलेगा तो लगेगा लाओ लगा लें, अगले बार 2 साल बाद हम उसके नीचे खुद बैठेंगे। तो भाई इस तरीके से इसको आप सेवन करें। बहुत सारी तरीके से होता है, नहीं तो केवल एक उसका जो चूर्ण आता है उसको फाँक कर आप सादा पानी पी लीजिए, तो फिर इस तरीके की जो भी आपको है स्वाद वाली दिक्कत वो नहीं आएगी। और एक बात और भी हमें याद करनी बुआ जी, अपने वार्डरूम को देखिए जरा, पुरानी कपड़े कहाँ हैं, उसमें से भी आंवला निकलेगा क्या? उसमें से लेकिन गिरता वैसे ही है जैसे तुमने बताया ना, ढेर सारे आंवले होते हैं। अलमारी से भी कपड़े ऐसे ही निकलते हैं, धदा धदा गिर जाते हैं, जैसे ना हवा आने पर गिरते हैं आंवले। तो देखिए उसमें से बहुत सारे ऐसे कपड़े मिल जाएंगे जो हम पहनते नहीं हैं, लेकिन वो दिखने में बड़े सुंदर है। हम ऐसा कहते हैं कि वो आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन अगर आप एक कलात्मक दृष्टिकोण से अगर उसे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उससे हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। अब देखिए, अब हमारी पुरानी साड़ियां होती है ना, उसका पल्लू इतना सुंदर होता है वो पल्लू कि अगर आप जैसे अभी नवरात्रि चल रही, गरबा खेलने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे हमको अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत होती है और हम सोचते हैं कि अरे इतनी तो हमारी अलमारियां भरी पड़ी है, अब नए कपड़े कौन खरीदे। तो उन पुराने कपड़ों को निकालिए, उससे आप ब्लाउज बनाइए, चोली बनाइए, और जो पुरानी साड़ी है उसके जो बॉर्डर लगा करके आप उसका लहंगा बनाइए, और इस तरह से एक नई ड्रेस तैयार हो जाएगी और आप सुंदर दिखने लगेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जैसे कोई जरी जैसे है, जैसे तुमने कहा आंचल बहुत सुंदर होता है, तो अगर आपको लगता है थोड़ा कमजोर है, आप उसकी ब्लाउज आदि नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसकी जैकेट बना लीजिए। आपने कुछ भी कुर्ता वगैरह पहना उसके ऊपर डाल लीजिए। या एक योक टाइप की चीज बनती है, जैसे कि आप बना लीजिए उसको आगे चौकोर और उसको गले में बांध दें और कमर से एक डोरी बांध दीजिए, तो आगे पूरा एकदम आप सज धज जाएंगे उससे। ऐसे ही बच्चों के लिए कुछ बना सकते हैं। आपका कोई दुपट्टा है, वैसे फुलकारी का होता है या कोई और है सिल्क का दुपट्टा, तो बच्चों का लहंगा बना दीजिए, चाहे उनकी जैकेट बना दीजिए। लड़का है तो उसका कुर्ता बना सकते हैं। और बहुत सुंदर भी लगता है, वो पता ही नहीं चलता कि हमने पुरानी किसी साड़ी से या किसी कपड़े से बनाया है। और खास तौर से उसकी जो बॉर्डर होती है ना, साड़ी की बॉर्डर, वो तो बहुत जगह पर काम आ जाती है। जैसे पुरानी हमारी कोई चुन्नी होती, उस चुन्नी के ऊपर उस दूसरी साड़ी की बॉर्डर निकाल करके चारों तरफ लगा दीजिए, और जब आप खेलने जाए तो घाघरा चोली के ऊपर उस चुन्नी को डाल करके जाएंगे तो सभी पूछेंगे कहाँ से खरीदी। बिल्कुल सही बात है। और ये सेल्फ डिजाइनर चीजें जो हैं वो वाकई आकर्षक होती हैं, क्योंकि वो कहीं और नहीं मिलती हैं। ऐसे ही अगर आपकी कोई प्लेन शिफॉन की साड़ी है तो उसमें आप पुरानी कोई भी सिल्क की साड़ी का बॉर्डर आप लगाकर लहंगा नया बना सकते हैं। सामान्य साड़ियां जो होती हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे की प्रिंटेड कोई प्लेन साड़ी है मान लो, उसमें प्रिंटेड साड़ी का थोड़ा करीब 3 इंच का बॉर्डर लगा लीजिए और उसी रंग की ब्लाउज बना लीजिए उसी प्रिंट की, तो अलग ढंग की चीजें बन जाती हैं। ऐसे ही हमारे साथियों ने भी लिखा है कि हमने पर्दा बना लिया है ऐसे ही जरी की साड़ी का, है ना? बिल्कुल। और जरी की साड़ी के जो है तकिए के कवर भी बना सकते हैं, और इसके अलावा जैसे सोफे के ऊपर हम छोटे छोटे जो चौकोन तकिए रखते हैं ना, उसके ऊपर अगर जरी की साड़ियों के कवर बना करके लगा दिए जाए तो वो बहुत सुंदर लगेगा और त्योहार वाला लुक आ जाता है ना। त्योहार वाला लुक आ जाता है। और अगर कपड़ा कम है तो उसके पर्स भी
बना सकते हैं हम, है ना। पर्स भी वो सुंदर बॉर्डर वगैरह लगा करके जरी की और बनाएंगे ना, तो वो त्योहार में ले जाने के लायक हो जाएगा। अभी तो दीपावली भी आ रही है, तभी भी आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कपड़ा कम है तो हम उसमें प्लेन कपड़े लगा कर भी कुशन कवर आदि बना सकते हैं। हाँ, और ये हमारी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है कि हमारी कल्पना के घोड़े कहाँ तक दौड़ते हैं। थोड़ा जो हमने थोड़ी सी मदद कर दी है आपकी, हाँ। थोड़ा अब आप लगाइए। और ये तो खाली महिलाओं के कपड़े हुए बुआ जी, पुरुष नाराज नहीं, उन्होंने लिखा तो सबसे पहले तो हमने ही बता दिया। उन्होंने लिखा हाफ पैंट, लंबे वाले हाफ पैंट पहनने का फैशन चला है। मैंने तो कल पुराने फुल पैंट को दर्जी के पास ले जाकर हाफ पैंट बनवाया है। चीज पुरानी रह गई, लेकिन उसका नया रूप दे दिया, जो कम पैसों में काम भी निपट गया, टिकाऊ और मजबूत दोनों ही है। हाँ, तो और इसके अलावा उनके भी कुछ कुर्ते आप बना दीजिए ऐसे जो भी पुरानी साड़ी होगी ना, उसकी थोड़ी सी बॉर्डर उसमें लगा करके, और प्लेन कुर्ते के ऊपर उसकी बॉर्डर लगा करके एक त्योहार में पहनने लायक उनका कुर्ता भी बनाया जा सकता है। और अगर प्लेन जैसे व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर की अगर साड़ी हो, तो उसका पुरुषों के लिए वो पायजामा भी बनाया जा सकता है। बहुत सुंदर और लगेगा। जैसे कि आपने जैकेट का बोला है, तो पुरुष भी जैकेट पहनते ही हैं, तो वैसी जैकेट भी उनके लिए बनाई जा सकती है। ये तो गई कपड़ों की बात। वैसे हमारे साथी ने जैसे कहा है कि पुराने गमले रंग कर उनको फिर से नया रूप दे दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। उसमें चाहे तो आप उसमें भी कुछ चुनरी प्रिंट जैसे कपड़े कोई हैं तो उस पे गमलों के ऊपर आप चिपका सकती हैं, तो उनको भी नया स्वरूप मिल सकता है। बिल्कुल, है ना। और जो घर में रखे हुए जो जैसे कि पानी की जो बोतलें होती है ना, उसको अगर थोड़ा सा काट पीट करके थोड़ा सा कलात्मक रूप दे दिया जाए। और ये जो पुराने कपड़ों की हम बात करें ना बुआ जी, इन प्रिंटेड अच्छे सुंदर प्रिंट वाले पुराने कपड़ों को अगर उसके ऊपर चिपका दिया जाए ना, तो इतने सुंदर वो फ्लावर पॉट बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि बाजार से अभी हम खरीद करके लाए हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आपने भी बहुत कुछ किया होगा, जैसे तुमने बैग की बात की या वो पर्स की बात की, बटुए की बात की। ऐसे जीन्स आदि के हम अच्छे खासे थैले बना सकते हैं, अच्छे वाले, जिसको कि हम बाजार से कम 500-400 में खरीद ही लेते हैं। तो वैसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात और है मंजू बिटिया, कि यहाँ हम जरूर ये कहेंगे कि थोड़ा सा पैसा भी उसमें लगाएं। ऐसा ना सोचें कि अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, है ना। क्या होता है कि हम उसमें फिर तकलीफ में आ जाते हैं। अब जैसे आपने थैला बनाया, तो आप उसकी जो चेन आपको लगानी है, वो अगर आपसे नहीं लग रही है, जीन्स का मोटा कपड़ा है, तो आप बाजार से लगवा लीजिए, 10 रुपए में, 20 रुपए में, जितने में भी लगे। तो उसमें क्या है, उसकी रौनक और बढ़ जाएगी। और तो कुछ इस तरह से काम कीजिए। बिल्कुल, जीन्स के थैले के ऊपर भी बॉर्डर बहुत ही सुंदर दिखाई देती है बुआ जी। हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लिया जाए। बिल्कुल। तो बुआ देखिए, पुरानी चीज को नया लुक तो हमने दे दिया। भैया हम नाच भी उठे, तुम कितना लुक नया दोगी, तो हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि खुशी जो है वो एकदम हमारे नस नस में भर गई है। हाँ, और देखिए, खुशियों की उमंग में मन नाच उठता है। नाचती धड़कनों के साथ पांव भी झूम कर कदम ताल करते हैं। कहते हैं कि मदहोशी की अंतिम सीमा तक इंसान को केवल नाच ही पहुंचाता है। आकाशों की जन्नत का तो पता नहीं हमें बुआ जी, किंतु धरती पर जन्नत तब दिखाई देती है जब मन मदमस्त होकर नृत्य की भाव भंगिमाओं में खो जाता है। और क्यों न हो, नृत्य करते समय हमारा अहंकार जो है कहीं न कहीं गुम हो जाता है। नर्तक नृत्य में खो जाते हैं। नृत्य इतनी खुशी देता है कि एक एहसास होता है जो कि एक उड़ने की तरह होता है, लगता है मानो शरीर को पंख लग गए हों। नृत्य वो अभिव्यक्ति है जो प्रकट होती है जब आनंद, मस्ती, खुशी में मन में समाती है। तब ये खुशी शरीर में प्रवाहित होती है और अंग अंग जो है वो थिरक उठता है, मन प्रस्फुटित होता है।
खुशियाँ हजार, नाचो गाओ नाचो धूम मचाओ नाचो, आया मंगल त्योहार लेके खुशियाँ हजार, नाचो गाओ नाचो। झूमता हुआ सा ये गीत हमने सुना बुआ। और मन जब मस्ती में झूम कर नाचता है ना, तब किसी नियम या प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, ना ही शास्त्रीयता की। शरीर अपने आप नाचने लगता है, जैसे बादल जल से भरकर छमाछम बरसने लगता है। नृत्य न केवल मन के आनंद के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होता है, क्योंकि दरअसल शरीर बना ही है सक्रिय रहने के लिए। 24 घंटे में शरीर जितना अधिक हलचल कर सके उतना ही अच्छा है। इससे मांसपेशियां और जोड़ जो है हमारे वो ऊर्जावान हो जाते हैं, रगों में खून दौड़ने लगता है और शरीर में अत्यधिक ऑक्सीजन का संचरण होने लगता है। नृत्य समूह में किया जाए तो क्या बात है। ये संक्रमण एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे की ओर बढ़ते बढ़ते एक समूह बन जाता है और कहीं हम खो जाते हैं अपने मित्रों के साथ। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे। घिर आए बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता।
छुप ऐसे में, छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए। गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए। घिर आए बजरा घिर आए, रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा, नाचे मन मोरा, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। सचमुच मन तिकदा दिखी दिखी। और नृत्य इतनी खुशी देता है ना बुआ जी कि मन में एक मुक्ति की भावना और उड़ने का एहसास होने लगता है। मानो पंख होते तो अभी उड़ जाते। नृत्य मनोरंजन तो है ही, साथ ही आप चाहें तो इसे ध्यान भी बना सकते हैं। तब इसके गहरे परिणाम होते हैं। वही कमरा हो, वही वातावरण हो, वही सुगंध जलाएं, आप अपने आप नृत्य की भाव दशा में आ जाते हैं। शरीर थोड़े समय में सीख जाता है और मन थोड़े समय में तैयार हो जाता है। यानी कि अवसर ना भी हो तो भी नृत्य किया जा सकता है। बस जरूरत है कि अपने हाथों को ऊपर उठा लीजिए और इस तरह झूमे जैसे कोई तेज हवा का झोंका वृक्ष झूमता हो। ये हवा के जो है ना महसूस करें कि आपके आसपास से हवा गुजर रही है। भूल जाइए कि आपके आसपास कोई है, आपका शरीर मानव शरीर है, ये भी भूल जाइए। और जब आप इस तरह से सोचेंगे तब जाहिर है कि एक बहुत आसानी से आप किसी नैसर्गिक चेतना का आपको एहसास होगा।
बुआ नृत्य की हम बात कर रहे हो, देखिए ऐसे अगर ये जो वाद्य यंत्र अभी हम सुन रहे थे, ऐसे वाद्य यंत्र कि अगर ताल मिल जाए तो फिर झूमने का तो मजा ही कुछ और होता है। और अगर आप चाहें तो शांत बैठकर केवल हाथों से भी नृत्य कर सकते हैं। अंगुलियों को सहज ढंग से गति करने दें, उस गति को भीतर से महसूस करें, जितना हो सके ऊर्जा को हाथों से बहने दें। अगर हमारी अंगुलियों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मिले तो मस्तिष्क में एकत्रित तनावों को मुक्ति मिल जाती है। मस्तिष्क को उसके तनावों से दूर करने का ये सबसे आसान तरीका है जो हम अपने हाथों से नृत्य करके कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। और जैसे जैसे ऊर्जा गति करती है वैसे वैसे मुद्राएं बनती हैं। ये भी बड़ी स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। ये प्रक्रिया जो होती है इसमें मस्तिष्क का जो हिस्सा आपका सक्रिय हो जाता है उससे ऊर्जा प्रवाहित होती है, फिर एक मुद्रा बनती है। वैसे ही अगर दूसरा हिस्सा जब जिसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है तो दूसरी मुद्रा बनती है। केवल हाथ की मुद्राओं द्वारा ही हम ध्यान में गहरे उतर सकते हैं। और केवल यही नहीं है बल्कि बहुत सारे हमारे शरीर की जो समस्याएं हैं वो इन मुद्राओं के माध्यम से समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। शांत मुद्रा में बैठकर हाथों को गति करने दीजिए और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि नृत्य का ये अनुभव भी बहुत अद्भुत है।
बुआ जी देखिए, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और इस समय सबसे पहले ध्यान आता है गरबा और डांडिया नृत्य का, है ना। तो गरबा महज नृत्य नहीं है, बल्कि ये देवी की आराधना है और ये नृत्य करते समय हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं और हमारा ध्यान ताली या डांडिया पर ही होता है। गोल घेरे में एक दूसरे से कदम मिलाते हुए नर्तक लगातार चलते हैं और कोई भेदभाव नहीं, कोई बंधन नहीं, सभी एक समान बस नृत्य में खो जाते हैं। जी हाँ, नृत्य ये जो है हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे पहनावे और रहन सहन से हमें जोड़ता है। 9 दिन उपवास रखकर शाम को माँ की नृत्य आराधना करना दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। मनोदशा कैसी भी हो, एक बार सुर ताल से कदम मिलाने पर बस मन जो है स्तुति में रम जाता है। नृत्य करते समय हम अपनी बुराइयों से लड़कर मन पर विजय पा सकते हैं। सचमुच ये लयबद्ध जो जोशीले नृत्य होते हैं, इनमें अद्भुत शक्ति होती है। बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे।
तो बुआ जी देखिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत हमने सुना और देखिए इसमें ताली बजाते हुए किस तरह से गरबा किया जाता है, मन मोह लेता है ऐसा। भाई हमारे सभी साथी हमें लगता है बिल्कुल निश्चित तौर पर बैठे बैठे या तो उनका पैर थिरक रहे होंगे या कुछ भाव भंगिमाएं तो जरूर बन रही होंगी, और हाथों से भी हो सकता है वो नृत्य कर रहे हो, हमारी बात बिल्कुल कर रहे होंगे। और नहीं तो भाई शाम को आप कहीं अगर समूह में नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम घर में ही बैठकर नृत्य वाले गीत सुनिए और नृत्य कर भी लीजिए। बिल्कुल। और देखिए बुआ जी अब घड़ी ने हमको इशारा किया है कि कार्यक्रम को हमें नाचते नाचते उन्होंने अपना समय बता दिया। चलो ठीक है, बिल्कुल। तो अब आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।